नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो आपको अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है और अपने जो बचे हुए दिन हैं उनका यूटिलाइज करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और बाकी की अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी वीडियो। ये हमारा 14 लेक्चर है और बाकी के और भी लेक्चर ले चुके हैं, तो आप जरूर जो है वो उनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। चलिए, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोरताल नृत्य जो है वो यह है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हमसे पूछा गया है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या आसाम। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा, ओके, तो भोरताल जो है ये आसाम का है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, तो याद रख लेना है। बाकी आपको बिहू भी देखने को मिलता है। बिहू नृत्य जो है वो ये भी कहाँ का है, आसाम का ही है। तो इसको भी आपको याद रख लेना। आसाम में देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जो भोरताल नृत्य है ये सात्रिया से ही संबंधित है। सात्रिया जो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से जो शास्त्रीय जो कि आसाम का है, तो ये भोरताल उसी से संबंधित है। तो इसको आपको याद रख लेना है। बाकी आसाम में आपको अम्बु बाची का मेला लगता है, जिसे कामाख्या मेला या कामाख्या धाम, कामाख्या माता का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी जो है अम्बुबाची का मेला पूछा जाए, कामाख्या धाम, ये दोनों ही आपको आसाम में ही देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है। और बाकी यहाँ पर माजुली द्वीप देखने को मिलता है, जो कि नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और डिगबोई जो कि डिगबोई जो है वो ये भी आपको आसाम में ही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अधिकारी पूछे गए हैं। बसंत प्रताप, पी नरहरि, मनोहर ममतानी या नरेंद्र कुमार। ओके, अच्छा, मैंने पिछले वीडियो जो जीके का लेक्चर लिया था, तो उसमें जो है वो क्वेश्चन था माई की बगिया। तो माई की बगिया जो है वो अनूपपुर में है। अब ऑप्शन क्या थे, देखिए यहाँ पर जैसे हरदा दिया था और यहाँ पर अनूपपुर दिया था, तो मैंने हरदा तो पढ़ दिया था, ठीक है, पर अनूपपुर ना पढ़ के मैंने सीधे उस पर टिक कर दिया था कि अनूपपुर है। तो कुछ लोगों को लैंग्वेज में जो है वो समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैंने हरदा पढ़ा और अनूपपुर लगा दिया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हरदा तो आपने ऑप्शन पढ़ लिया लेकिन अनूपपुर आंसर लगाया, जबकि अनूपपुर में है। वो ऐसा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में करूँ तो मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष कौन है, तो जैसे बसंत प्रताप सिंह, और ऐसे दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मनोहर ममतानी है। तो पहला ऑप्शन पढ़ के नहीं, दूसरा मैंने टिक कर दिया, दूसरा पढ़ा ही नहीं। वो आंसर जो है वो उसका माँ की बगिया जो है वो अनूपपुर में ही देखने को मिलती है। तो आप जो है वो गलत मत समझना वहाँ पर। ओके, तो मेरे पास कमेंट आया तो आगे से जो है वो अभी ये चीज़ें ध्यान रखूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मनोहर ममतानी जो है वो मानव अधिकार आयोग, जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। और अभी चुनाव है, तो चुनाव आयुक्त कौन है, बसंत प्रताप सिंह है, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा पार नहीं किया जाता है। कर्क रेखा से पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। कर्क रेखा से जो है वो 8 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें देखिए पहला तो आपको जो अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता हूँ, है ना, तो राजस्थान हो जाएगा अपना, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको उड़ीसा नहीं देखने को मिलता है ना, तो उड़ीसा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा नहीं है, कर्क रेखा से जो है वो 23.5 डिग्री से निकलता है। और यह जो है वो आपको बाकी राज्य देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में देखिए आपको पता हो तो अभी जो है वो एआई चैट क्रस एआई चैटबॉट जो है वो कृषि के लिए जो है वो बनाया गया। मध्य प्रदेश का बात की जाए तो देश का पहला है ये, तो इसीलिए पूछा जाता है। तो उड़ीसा सरकार ने जो है वो इसको लॉन्च किया था, तो जो कि कृषि से संबंधित है। कोई भी कृषि भाई अगर कुछ भी जानकारी प्राप्त करता है तो जो है ये चैटबॉट है एक तरीके से। ओके,
वहीं आपको उड़ीसा में जो है वो कोणार्क टेम्पल देखने को मिलते हैं। कोणार्क टेम्पल जिसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, जो सोलर सिटी है देश की पहली, तो इसे भी दर्जा प्राप्त है। हीराकुंड बांध भी देखने को मिलता है, हीराकुंड बांध देखने को मिलता है जो कि महानदी पर है, महानदी पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर व्हीलर द्वीप देखने को मिलता है, व्हीलर द्वीप देखने को मिलता है, जिसका नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं, एक तो सिमलीपाल है, सिमलीपाल नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत को किस वर्ष में मुद्रा का निर्गमन करने के लिए अपना केंद्रीय बैंक मिला था? निर्गमन करने के मतलब जो आप देख रहे हो, जैसे कि अभी भारत में एक आरबीआई है, तो वो जो भी मुद्रा वो जारी करता है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ यूजिंग करेंसी, तो ये किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा। तो उस समय क्वेश्चन जस्ट घुमा के पूछ लिया गया, आपसे सीधा डायरेक्ट आरबीआई के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि भारत को किस वर्ष मुद्रा का निर्गम करने के लिए अपना केंद्रीय बैंक मिला था? तो ये आरबीआई था, 1 अप्रैल 1935 की बात है, उस समय जो है इसको बनाया गया था। तो दरअसल इनडायरेक्ट आपको आरबीआई के बारे में पूछा है, और आरबीआई के बारे में आपको पता हो तो 1 अप्रैल 1935 को जो है स्थापना हुई थी, यंग हिल्टन आयोग के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1937 में जो है वो कलकत्ता से जो है वो मुंबई इसकी हेडक्वार्टर बना दिया गया था। पहली शुरुआत में कलकत्ता था, फिर उसके बाद मुंबई में आपको देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास आपको इसके अभी गवर्नर देखने को मिलते हैं, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था? फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था? तो ये आपको बताना है कि फर्स्ट आरबीआई जो है वो गवर्नर कौन था। दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, एक तो पहला पूछा जाएगा या इंडिया का पूछा जाएगा, तो इंडिया को आपको बताना है, एक तो शुरुआत का ही बताना है। ठीक है, शुरुआत का मैं आपको बता देता हूँ, चलो ऑसबॉर्न स्मिथ था, लेकिन फर्स्ट इंडियन कौन था ये आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर जो है वो कौन था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत भवन भोपाल का निम्नलिखित में से कौन सा खंड शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है? आपको पता है भारत भवन में जो है वो 6 खंड देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आपसे खंड पूछे जाए तो 6 खंड याद रख लेना, और 6 खंड में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, अनद हो गया, रंगमंडल, बागर्थ, रूपरंग, तो 6 को आपको याद रख लें। जैसे कि रूपंकर जो है वो ललित कला का संग्रहालय देखने को मिलता है यहाँ पर, और रंगमंडल में प्रदर्शनी की सूची देखने को मिलती है। बाघर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय कविताओं का केंद्र देखने को मिलता है, अनहद। ठीक है, अनहद की बात की जाए तो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र देखने को मिलता है, और छवि तो सिनेमा देखने को मिलता है। आकार की बात की जाए तो ग्राफिक्स, मूर्ति शिल्पकला और चित्रकला देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 5 भी लिखे मिल जाते हैं, है ना। तो 6 है, याद रख लेना, 6 आप ऑप्शन में लगाना, 5 मत लगाना। अगर वहां पर जो है वो 6 ऑप्शन में देखने को मिलता है ना, 5 लगा देना। 6 पार्ट देखने को मिलते हैं। हमें पूछा गया है शास्त्रीय कला और लोक संगीत के बारे में, तो शास्त्रीय कला लोक संगीत के बारे में हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनहद। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है वो शास्त्रीय और लोक संगीत कला का केंद्र देखने को मिलता है। भारत भवन की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 13 फेब 1982 को हुई थी, है ना, 1982 को हुई थी। और बात की जाए तो इसका वास्तुकार पूछ लिया तो चार्ल्स कोरिया जो थे इसके वास्तुकार। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी बार चुना जा सकता है? अगर मैं कहूँ कि जो राष्ट्रपति है भारत में कोई चुन गया है, और उसको हम कितनी बार चुन सकते हैं? 3 बार, कितनी भी बार, 5 बार या 2 बार? तो हम कितनी भी बार चुन सकते हैं। भाई राष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो कितनी भी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो फुलफिल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल जो है वो 52 से लेकर 62 तक आपको याद रख लेना है।
देखिए 52 में क्या बोला गया है, पद के बारे में बोला गया है, पद हो जाएगा। ठीक है, 53 में पूछा जाए अब आपसे तो कार्यकाल कहा गया है, कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है, 54 की बात की जाए तो निर्वाचन मंडल जो होता है, निर्वाचन किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं 54 में। 55 की बात की जाए तो जो कोटा रहता है उसके बारे में बात की गई है। 56 की बात की जाए तो कार्यकाल, ठीक है कार्यकाल के बारे में जो है वो देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए तो 57 में दोबारा से नियुक्ति होना उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, और 58 में योग्यता के बारे में बोला गया है, योग्यता के बारे में बोला गया है 58 में। और 59 में जो शर्त होती हैं, दशाएं होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। वैसे मोस्टली जो है वो आपसे जो पूछा जाता है निर्वाचन का पूछा जाता है आपसे, कार्यकाल का पूछा मोस्टली कम पूछा जाता है। 61 के बारे में पूछा जाता है। 60 का और बता दूं जो है वो शपथ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो शपथ 60। और शपथ के बारे में जो है वो महाभियोग, महाभियोग होता है। तो महाभियोग मतलब हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं महाभियोग। तो ये मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है, निर्वाचन पूछ लिया जाता है और शपथ का पूछ लिया जाता है। फिर भी आप सबको याद रख लेना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। क्षमादान की शक्ति अगर आपसे पूछ लिया है तो जो 72 आर्टिकल होता है 72 वो जो है वो क्षमादान का होता है। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना में लाभ पाने के लिए पात्र होना चाहिए। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई। लाडली बहना योजना है तो 23 से 60 वर्ष की उम्र होना चाहिए, 23 से ऊपर होना चाहिए, है ना। और ये 5 एकड़ से जमीन कम होना चाहिए, 2.5 लाख से कम इनकम होना चाहिए, 1000 रुपये पर महीना मिलेगा। तो पीएससी में तो यही पूछ लिया गया था कि लाडली बहना योजना में कितने रुपए मिलेंगे पर माह, तो 1000 रुपये मिलेंगे। तो आ भी गए होंगे बहुत से बहुतों के अकाउंट में, है ना। तो 23 से 60 जो है वो ये देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस भारतीय लेखक द इंग्लिश टीचर के पुस्तक के लेखक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये साहित्य अकेडमी की जो पुस्तक लेखक है आर के नारायण के द्वारा जो है लिखी गई है, द टीचर, द इंग्लिश टीचर। ओके, इंग्लिश टीचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पंपू अट्टम सांप नृत्य या स्नेक डांस किया जाता है। भाई सांप नृत्य अपने यहाँ तो जो है वो नागिन डांस होता है। कभी भी किसी की शादी होती है तो वहां पर क्या होता है, नागिन डांस होता है। बिना नागिन डांस के वो बारात आगे ही नहीं बढ़ेगी जब तक नागिन डांस नहीं होता है ना। तो अपने यहाँ जो है वो नागिन डांस बोलते हैं। और ये जो है वो साउथ का है, सांप नृत्य वहां पर भी होता है ना। तो उसको बोलते हैं पंपू अट्टम। पंपू अट्टम जो कि स्नेक डांस है, ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये दोस्तों किया जाता है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अपने यहाँ तो नागिन डांस होता है। तो जिसकी भी शादी होगी, अभी शादियां हो भी रही होंगी, वर्षों की हो गई होंगी, और आगे जिसकी भी होनी होंगी, जैसे कुछ लोग पटवारी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो भाई रिश्ते की भरमार हो जाएगी। अभी कुछ लोग पुलिस कांस्टेबल बन गए होंगे, कुछ लोगों का ग्रुप 4 में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आगे भी जो पुलिस कांस्टेबल की अभी जो भर्तियां निकली हैं उसमें हो जाएगा, एसआई में एसआई की। तो ये सब जो है वो वहां पर उनकी शादियों में क्या होगा, नागिन डांस होगा। तो नागिन डांस तो अपने यहाँ है, लेकिन सांप डांस या अट्टू पंगल जो है ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में जो है वो कलकप्पम जो है वो न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिलता है। एक और याद रखना, पोंगल, पोंगल महोत्सव जो है वो कहाँ पर किया जाता है, तो ये देखने को मिलता है तमिलनाडु में। अट्टू पोंगल पूछा जाए, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल पूछा जाए तो ये केरल में देखने को मिलता है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर अट्टूकल पोंगल लगा हुआ है तो ये केरल में है, और पोंगल पूछा जाए तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। जल्लीकट्टू भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। मधुमलाई नेशनल पार्क काफी पूछा जाता है, मधुमलाई नेशनल पार्क, ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा यूनेस्को, फतेहपुर सीकरी हो जाएगी, बड़ा इमाम बाड़ा, लक्ष्मण मंदिर, या रायसेन का किला। भाई रायसेन का किला तो है ही नहीं, मध्य प्रदेश में 3 ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लक्ष्मण का मंदिर भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है,
यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो फ्रांस पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस पेरिस में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी याद रख लेना है। बाकी अपने भारत में जो है वो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आते हैं, जिसमें से 32 तो कल्चरल हैं, सांस्कृतिक जिसे बोलते हैं, 7 जो है वो नेचुरल देखने को मिलती है, एक जो है वो मिक्स है। मिक्स जो है वो कौन सी है? कंचनजंगा है, जिसको 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साथ बनाया गया था। टोटल 40 है। ठीक है, 32 जो है वो आपको कल्चरल, 7 नेचुरल, एक मिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वीं कौन सी थी? धोलावीरा थी। ठीक है, जो कि गुजरात में देखी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो विजय स्तंभ का निर्माण तो ये तो सभी को पता होगा कि राणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1448 में। 1448 में जो है वो इसकी स्थापना हुई, स्थापना जो है वो निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, दरअसल हुआ क्या था कि जो महमूद थी है तो उससे लड़ाई हुई थी, तो उसी से जो है वो विजय प्राप्त हुई, तो उसी के जो है वो देखते हुए यह बनवाया गया था। तो राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान, राजस्थान में देखने को मिलता है। केलादाव नेशनल पार्क भी राजस्थान में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश अगर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान भी देखने को मिलता है। थार, ये डेजर्ट वगैरह हो गया, ये सब आपको देखने को मिलता है। अभी आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो बिपरजॉय, बिपर बिपरजॉय जो है आया था ये तूफान, और ये किसके द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के नाम, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। तो काफी जो है वहां पर नुकसान हुआ। प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब आती रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत में कितने सांस्कृतिक विश्व धरोहर है? लीजिए देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका, मैंने अभी आपको बताया 32। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की? तो केरल की पहली पूछी गई है ना, केरल की पहली। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, रानी कमलापति से जो है वो चली थी नई दिल्ली के लिए। देन अभी कल के दिन ही जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे भोपाल, तो वहां से जबलपुर के लिए और इंदौर के लिए जो है वो हरी झंडी दिखाएगी वंदे भारत ट्रेन को। और जो केरल की पूछा गया तो वही ये है, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से जो है वो यहाँ से शुरू की गई। तो आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2 दिवसीय दौरे पर केरल आए थे। 25 अप्रैल को दौरान जो है वो तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच में जो है वो पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई थी। भाई हरी झंडी, जबकि रेल मंत्री पता नहीं क्या करते हैं। चलिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को इसकी थीम आपको याद रख लेना है, वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन क्रिएटिविटी। वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो ये जिसकी जो है वो थीम है विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में। लोकसभा और राज्यसभाएं, राज्य विधानसभाएं हैं, ये क्या है? सीधे राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होती है? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा द्वारा कहाँ से निर्वाचित? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होती है? ये भी नहीं होगा। आपको पता है लोकसभा में जो चुनाव होते हैं तो आपको पता है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो भाई राज्यसभा लोकसभा ये तो हटा ही दो। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट होता है ना। तो तो डायरेक्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे इनडायरेक्ट जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जनता नहीं सुनती उन्हें सीधा, है ना। वो राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गए, तो यहाँ के सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जो लोकसभा हो गई और राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जैसे अभी अभी आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में जो है वो चुनाव होना है विधानसभा के, तो ये जो है वो किसके द्वारा? जनता द्वारा वोट दिए जाएंगे, तो डायरेक्ट जो है वो जनता द्वारा होगा, तो लोगों द्वारा डायरेक्ट रूप से निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा के लाल किले को यूनेस्को में विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1983। सभी को पता होगा आगरा, है ना, आगरा जो कि आगरा का लाल किला है। ये आगरा का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला अलग है, आगरा का लाल किला अलग है, तो ये थोड़ा याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में स्थित डैश अपने हिम तेंदुआ के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा नेशनल पार्क है?
हेमिश नेशनल पार्क, साउथ बटन, पाताल पानी, काजीरंगा। काजीरंगा तो आसाम में है, ये अपन एमपी में हो जाएगा। साउथ बटन ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, ये सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। हेमिश नेशनल पार्क जो कि देखने को मिलता है, सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी जो है वो इसी को है, तो ये हेमिश नेशनल पार्क आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केडी ये शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये डायरेक्ट मैं आपको बता दी गोल्फ से संबंधित है, थोड़ा गोल्फ से। नेक्स्ट केडी गोल्फ। अगला है कर्नाटक संगीतीय, निम्नलिखित में से किस राज्य का कर्नाटक संगीत में संबंधित नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये तीनों आपको अलग ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एमपी अलग दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एमपी जो है वो ये, कर्नाटक कहाँ है, एमपी कहाँ है, तो बाकी का तो ये लगे लगे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इससे थोड़ी बहुत जो है वो संबंधित है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो कोई कोई दूर तक नाता नहीं है इसका। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो आसान है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आय की गणना बोला गया है, ठीक है। जनगणना पूछा गया, जनगणना तो 1872 की बात है, मियो के टाइम पे ये शुरू हुई थी। फिर 1881 में रिपिन के टाइम पे ये नियमित रूप से शुरू हुई थी, तो ये भी आपको याद रख लेना है। बाकी दोनों चीजें आपको याद रखना ही रखना। दादा भाई नेहरू जो है वो आय की गणना की थी। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम में आपको पता ही है, नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, ठीक है। तो नर्मदा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये सब तो जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी नर्मदा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये अरब सागर, नर्मदा। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो नर्मदा जो है वो 15 जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के अमृतकंटक से निकलती है, ठीक है ना। सहस्त्र धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार जलप्रपात, ये सब जो है वो नर्मदा नदी के जो है वो वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, याद रख लेना है। 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्ण रूप से, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर पर देखने को मिलती है ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा भी प्राप्त है, तो याद रख लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नामादोष इसको नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जौग जलप्रपात निर्माण किया। आसान, कई बार मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन। साबरमती नदी, जौग जलप्रपात जो कर्नाटक में देखने को मिलता है, ये आपको शरावती नदी पर जो है वो देखने को मिलता है, शरावती नदी। अगला है द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है, शशि थरूर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो आप देख रहे हो द ग्रेट इंडियन नोवेल, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये तो महात्मा गांधी है ना। ये महात्मा गांधी के बाल कहाँ से आ गए इसमें, ये बाल दे दिए इन्होंने, महात्मा गांधी के तो बाल ही नहीं थे, मतलब बात की अभी की फोटो देखा जाए, महात्मा गांधी ये यहाँ पर ये लगा है, तो मेरे हिसाब से ये इंदिरा गांधी होना चाहिए, है ना। ये वाला ये साइन जो है वो, सुभाष चंद्र बोस तो अलग ही पहचान में आ जाएंगे, ये टोपी है तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये कौन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो ऐसा लग रहा है कि साकाल की वो ड्रेस थी नहीं, साकाल की मिस्टर इंडिया में कुछ जैसी ड्रेस लग रही है। ये दोनों नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है, बाकी इनका तो ठीक है। शशि थरूर जो है बस आंसर हो जाएगा। खैर, द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है वो इनके द्वारा लिखी गई। खुशबंद के द्वारा देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुशबंद के जो सीन ने जो है वो कौन सी बुक लिखी, तो ट्रेन टू पाकिस्तान, इनकी याद रख लेना, ये फेमस ट्रेन टू पाकिस्तान। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, देखिए आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ था ना, तो उस समय जो है वो ट्रेन चला, तो जो पाकिस्तान जाने थे वो बहुत ही बड़े खुश थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ट्रेन टू पाकिस्तान चलाई गई थी, और ये बुक जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी। तो खुश होकर जो है वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब वहां पर जाके रो रहे होंगे वो बेचारे कि भाई कहाँ आ गए पाकिस्तान में, है ना। तो खुशवंत सिंह जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा। किस गुप्त शासक ने दूसरी बार सुदर्शन सरोवर की मरम्मत की थी, दूसरी बार सरोवर, तो ये गुप्त डायनेस्टी के टाइम की बात है, गुप्त वंश के टाइम पर, और इसके जो है वो स्कंद गुप्त ने की थी, स्कंद गुप्त ने। गुप्त अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो साम्राज्य देखने को मिलता था। गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है ना, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनके जो स्कंद गुप्त के गवर्नर थे पररामट्ट, पररामट्ट, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है वो इसकी मरम्मत
की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विद्यालय जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसकी गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, है ना। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और कुमार गुप्त को जो है वो महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी पूछ लिया जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है। कविराज भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भानुगुप्त के बारे में आपने सुना होगा। भानुगुप्त, भानुगुप्त के जो एरण है जो सागर में है, सती प्रथा के अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो भानुगुप्त के अभिलेख कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सागर एरण में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और मंदिर भी बनवाए थे इनके द्वारा गुप्त काल में। देखिए एक दशावतार का पूछा जाता है। दशावतार का मंदिर जो देखने को मिलता है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, देवगढ़। देवगढ़ जो ललितपुर है ना, ललितपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर जो है गुप्त काल से संबंधित है। एक नचना कोठार का मंदिर है। नचना कोठार का मंदिर कहाँ पे देखने को मिलता है, नचना कोठार का मंदिर ये पन्ना में देखने को मिलता है और ये भी जो है वो गुप्त काल से संबंधित। नचना कोठार पार्वती मंदिर, नचना कोठार पार्वती मंदिर कहा जाता है उसको। तो ये पन्ना में देखने को मिलता है। तो ये भी एक विष्णु मंदिर तिगवा, विष्णु मंदिर तिगवा, तिगवा देखने को मिलता है जो कि जबलपुर में है। ये भी गुप्त काल से संबंधित है। तो याद रख लेना है। बाकी देखिए सोने की जो मुद्रा जो चलाई जाती है उनको दीनार कहा जाता था और जो चांदी की चलाई जाती थी उनको रुपया कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुप्त काल में सोने की मुद्राएं जो चलाई जाती है उनको क्या कहते थे, तो दीनार कहते थे। चांदी की जो मुद्राएं थी उनको क्या बोलते थे, तो रुपया कहा जाता था। जैसे अपने रुपया बोलते हैं ना अभी, वैसे जो है वो उस समय कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो भारत द्वारा किस वर्ष नियुक्ति की गई थी। तो ये की गई थी 1957 में की गई। बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल कितने। ये क्वेश्चन दरअसल जो पूछा गया था तो उन्होंने गलत आंसर दे दिया था। उसके बाद जो है वो इस पे लगाए होंगे जो भी ऑब्जेक्शन जो है वो लगा दिया गया था। बाकी 6 अभी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया भी था पहले भी, करंट अफेयर्स में कराई हुई 6। देखिए आप पार्टी हो गई, एक बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बोलते हैं, कांग्रेस हो गई और ये नेशनल पीपल पार्टी होगी। इसमें देखिए याद रखने की चीज जो है वो आप आदमी पार्टी की याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 की बात है। 10 साल, मतलब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। एक पूछा गया था बीजेपी की कब स्थापना हुई थी, तो 1980 में हुई थी। ये याद रख लेना। बाकी कांग्रेस का तो सभी को पता ही होगा, ये हो यूं के द्वारा 1885 की बात है ना, उस समय जो है वो देखने को मिली थी। तो इनको आपको याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बीजेपी वाला पूछा गया था कि कब इसकी स्थापना हुई। तो ये इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। भारत का संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना अधिकार जो है वो भारत के लोगों से प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, तो भारत के लोगों से प्राप्त करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय स्थानीय सुशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1926 में हुई। डायरेक्ट याद, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्था 1926 की बात है। नील की खेती ये भारत के कौन से क्षेत्र में हुई थी, तो नील की खेती जो है वो बंगाल में देखने को मिलता है ना, बंगाल में। बंगाल, बंगाल इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बंगाल। पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात ये तो ऑप्शन भी वैसे नहीं है। अगर आप थोड़ा बिहार भी लगाते, नील की खेती के विरुद्ध आपको पता हो तो जो 1917 में पहला जो चंपारण का हुआ था, है ना, चंपारण जो हुआ था गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन था, तो वो भी आपको बिहार साइड देखने को मिलता है ना, बिहार साइड। तो आप ऐसे भी थोड़ा जो है वो अज्यूम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। बाकी बंगाल जो है वो इसका आंसर है। चार्टर्ड पार्टी किसके लिए प्रयोग की जाती है। चार्टर्ड पार्टी जो है वह किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। घरेलू आयात में से कोई नहीं, तो ये निर्यात ट्रेड के लिए किया जाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, चार्टर एक्सपोर्ट। भाई चार्टर्ड प्लेन है तो क्या करो आप, एक्सपोर्ट करो उससे। ठीक है, तो चार्टर्ड पार्टी आती है, चार्टर्ड पार्टी एक्सपोर्ट से। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने शायद इसी में बताया था, साउथ बटन है ना, साउथ बटन, साउथ बटन है सबसे छोटा है, जो कि अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार, केवलादेव नेशनल पार्क ये तो राजस्थान में।
नेक्स्ट 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का पद्मासन का मुद्रण जो है वो प्रतिमा कहाँ देखने को मिलती है? तो 24वें तीर्थकर जो देखने को मिलते हैं महावीर स्वामी, पता है आपको 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है ये मुक्तगिरी में देखने को मिलते हैं पद्मासन में। तो दिगंबर जैन मंदिर है, गुफा संख्या 10 है, ठीक है। तो गुफा संख्या याद रख लेना, मुक्तागिरी आपको याद रख लेना जो बैतूल में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मलेरिया पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया? देखिए मलेरिया का पूछा जाए, टीबी का पूछा जाए, ठीक है, नेट जीरो कार्बन का पूछा जाए, ओके। पंच प्राण पूछा जाता है, पंच प्राण, तो इसको आपको याद रख लेना है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, 30 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। टीबी का 2025 है, इसका टारगेट रखा है, पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगा। मलेरिया 2030 हो जाएगा। एड्स का भी, एड्स जो है वो 2030 इसका भी है। तो पंच प्राण की बात की जाए तो ये 2047 है इसका, 2047, और ये 2070 तो सभी को पता ही होगा। तो ये थोड़े आपको याद रख लेना है कौन से जो है वो लक्ष्य रखे गए हैं भारत सरकार द्वारा। मलेरिया का 2030, एड्स का भी 2030, टीबी 25, कार्बन 70, पंच प्राण 47। महास्तूप के कितने द्वार हैं? तो 4 हैं, सभी को पता होगा। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, जो रेलिंग है इसकी वो किसके द्वारा निर्माण कराई गई थी? निर्माण किसके द्वारा कराई गई थी ये बताना है आपको। और जो द्वार है ये किसके द्वारा निर्माण कराए गए, ये मैंने आपको बताया हुए हैं, आपको पता हो तो आप बताना। जो स्तूप आपने देखा है तो उसके द्वारा जो है वो रेलिंग देखने को मिलती होगी, पूरी रेलिंग। तो ये रेलिंग किसके द्वारा, और जो द्वार हैं 4 द्वार आपको देखने को मिलते हैं, तो ये किसके द्वारा बनवाए गए? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। बाकी 4 द्वार आपको देखने को मिलते हैं। सांची 1989 में इसको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश की पहली जो है वो सोलर सिटी है वो सांची है, जो कि रायसेन में पड़ता है। ये रायसेन अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया, सम्राट अशोक के। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ओके। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट है कुछ भी है तो वहाँ से आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हो। वहाँ पर आप पढ़ाई का जो है वो रिलेटेड जो है वो आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है। कोई भी अपडेट है तो सबसे पहले वहीं पर देखने को मिल जाती है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।